नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान विहार के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं सतीश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम की जो तारीख है वो अनाउंस हो चुकी है। बस अब आप लोगों को आवश्यकता है दिन रात मेहनत करने की। अब आप लोग सर्दी गर्मी सुख दुख भूख प्यास ये सब चीज़ें छोड़ दें। प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास ये जो अंतिम 18 से 20 दिन बचे हैं, कम से कम प्यारे बच्चों डेली 2 से 3 आप लोगों को मॉक टेस्ट देने हैं, कम से कम, और उसका डिटेल एनालिसिस करना है। जो सब्जेक्ट अभी तक आप लोग नहीं पढ़ पाए हो, उसको थोड़ा आप लोग देख लें। ज़्यादा वेटेज किसका रहने वाला है, 50 क्वेश्चन जीके के हैं, तो ज़्यादा उस पे ध्यान दें। और रीजनिंग और मैथ्स में किसी टॉपिक पे आप लोगों का कंसेप्ट कमज़ोर है, तो प्यारे बच्चों उस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि रीजनिंग 25 जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत बड़ा एक रोल अदा करेंगे। एंड प्यारे बच्चों, कंप्यूटर की जो लैंग्वेज टफ रहती है, उसके लिए मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि उस पर भी थोड़ा आप लोगों को ध्यान देना है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि एक करंट अफेयर की क्लास और एक महामैराथन क्लास आप लोगों को प्यारे बच्चों मैं 10 से 15 दिसंबर के बीच में दे दूंगा, ठीक है। और उससे पहले हमारी जो टॉप 20 जो क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसके माध्यम से मैंने आपको कहा था अभी 20 क्लासें मैं आप लोगों को एग्जाम से पहले दे दूंगा। तो आज हमारी छठी क्लास है और बाकी क्लासें प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए बैक टू बैक अपलोड कर दी जाएगी, ठीक है। बस आप लोग अच्छे से इनको देखें, मेहनत करें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय बर्बाद किए। आज हमारा ये क्लास नंबर 6, जिसमें आप लोगों को बहुत सारी बातें सीखने को मिलेगी, ठीक है। बच्चों, क्वेश्चन आया कि शतरंज में उपयोग होने वाले सफ़ेद हाथियों की संख्या कितनी होती है। अभी शतरंज खेल के बारे में आप लोग सभी जानते हो, चेस जिसके अंदर प्यारे बच्चों, अगर हम जब हम गेम खेलते हैं तो यहाँ एक बच्चे को लगता है कि भाई अगर आप डायरेक्ट पढ़ के जा रहे हो कि हाथी कितने होते हैं, तो भाई हाथी तब आप लोगों से गलती हो सकती है कि 4, लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, सफ़ेद हाथियों की संख्या कितनी होती है। प्यारे बच्चों, सफ़ेद हाथी कितने होते हैं, 2, ठीक है। सफ़ेद हाथी कितने होते हैं, 2 होते हैं सफ़ेद, ठीक है, एक तरफ, और 2 होते हैं ब्लैक, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, विस्तृत जानकारी के लिए आप लोग देखो, ये है आप लोगों का जो शतरंज का पूरा गेम का मैप। ये देखो भाई, ये है हाथी, इसको हाथी बोलते हैं मेरे बच्चों, ठीक है। अब ब्लैक होता तो ब्लैक, ओवरऑल पूछ लेता, टोटल पूछता तो आप लोगों को 4 हाथी बताना पड़ता, ठीक है। उसी प्रकार से आप लोगों से ये हाथी के अलावा प्यारे बच्चों राजा रानी एंड जो घोड़े हैं, बिशप है, और जो प्यादे हैं, उनकी संख्या भी पूछ सकता है। तो कोई क्वेश्चन छोटा नहीं होता, बस आप लोगों को इसके अंदर पूरा पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये प्यारे बच्चों किससे संबंधित है, खेल और खिलाड़ियों की संख्या से संबंधित चीज़ है, ठीक है। तो शतरंज में सफ़ेद हाथियों की संख्या 2 होती है। हर खिलाड़ी खेल की शुरुआत में जो 2 हाथियों से शुरुआत करता है, और शतरंज की भी 7 के कोनों पे ये जो है रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर आप लोग ध्यान देना। और अन्य मोहरे, टोटल 16 मोहरों में से 2 हाथी होते हैं। तो ये भी पूछे जा सकते हैं कि टोटल कितने होते हैं एक तरफ, ठीक है। टोटल अगर एक तरफा की बात करें तो टोटल 16 होंगे, ठीक है भाई। ये 4, ये 8, 12 और 4 16, ठीक है। 16 होते हैं आप लोगों के सामने। तो ये कंप्लीट जो है शतरंज के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, और खेलों से संबंधित जो एब्रीविएशन है वो भी पता होना चाहिए। खेल खिलाड़ियों की संख्या भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मैंने आपको इसलिए पिछली क्लास में बताया है कि आप लोगों को क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, पोलो एंड वाटर पोलो, टेनिस, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड रग्बी फुटबॉल, ये जो महत्वपूर्ण गेम है, इनमें खिलाड़ियों की संख्या आप लोगों को पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ आप लोग प्यारे बच्चों इस चीज़ को थोड़ा अच्छे तरीके से कवर करके जाएं। 2 नंबर क्वेश्चन आया है। 2 नंबर क्वेश्चन आया है, जो चांदी की, जो यहाँ आप लोग देख पा रहे हो करेंसी, मुद्रा की बात हो रही है। अलग अलग शासकों ने अलग अलग प्रकार की मुद्राएं इतिहास के अंदर उनका प्रचलन करवाया। यहाँ आ रहा है चांदी की मुद्रा। प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि जो चांदी की मुद्रा किसने जारी की और जो शासक के पास सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा, तो वो है शेर शाह सूरी, जिनका इतिहास में फेमस किस चीज़ के लिए थे, जीटी रोड बनाई, ठीक है प्यारे बच्चों। और जो करेंसी है रुपया, ठीक है, वो इन्हीं के देन है। शेर शाह सूरी प्यारे बच्चों जब दिल्ली पर, दिल्ली सल्तनत के दौरान, आप लोग सभी जानते हो कि जब राज आता है गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, तो उसी समय में कुछ सालों के लिए शेर शाह सूरी का राज आता है, जिसे उस समय भारत का शेर कहते थे। प्यारे बच्चों, सूर वंश की स्थापना की थी। पहले सम्राट शेर शाह सूरी का इंतकाल 1545 में 22 मई को हुआ था। यहाँ आप लोग देख सकते हो, उत्तर भारत पे शासन किया और सूर साम्राज्य के संस्थापक थे। सूरी ने 1540 से लेके 1556 तक शासन किया था, ठीक है। और जैसे बाबर है, हुमायूं है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के बाद
जी हाँ, अभी हम लोगों ने बात की कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, उसको हराया था पानीपत के पहले युद्ध में। किसने? आपके बाबर ने। तो जब मुगल साम्राज्य की नींव रखी जाती है, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, ठीक है। तो बाबर और उसके बाद आया भाई, बाबर तो 1526 से लेकर 30 तक रहता है, बाबर ने कोई लड़ाई नहीं हारी। फिर उसके बाद आता है हुमायूं, और हुमायूं के बाद भाई जो है कुछ समय के लिए जो राज करते हैं वो होते हैं आपके शेरशाह सूरी। हम लोगों ने जो पहले बात की, ठीक है। वो उसके बाद जो मुगल वंश आते हैं उस दौरान ही आता है, दिल्ली सल्तनत के दौरान नहीं आता, ठीक है। तो सूरी ने 1540 से 1556 तक शासन किया प्यारे बच्चों, ठीक है। 1540 से 1545 तक, ठीक है। सूर्यवंश का शासनकाल है ये, ठीक है। और इसके शासनकाल में पहली बार रुपया जारी किया गया, यहाँ आप लोग देख सकते हो, ठीक है। कौन सा रुपया जारी किया गया? एंड सूरी ने पाटलिपुत्र शहर का पुनर्निर्माण करके उसका नाम पटना दिया, ये भी एग्जाम के पॉइंट में अच्छा पॉइंट है। और शेर शाह ये जो है बाघों के शिकार के लिए भी जाने जाते थे, टाइगर्स का शिकार करते थे। शेर शाह ने चट्टगांव से जीटी रोड का विस्तार किया, जो आज बांग्लादेश से काबुल तक मौजूद है। चंदेल राजपूतों के खिलाफ युद्ध लड़ते हुए कलिंगर किले में एक विस्फोट हुआ, बॉम्ब विस्फोट, ठीक है। बारूद जो फट गया था, उसके बाद इसकी मौत हो गई थी, ठीक है। और यहाँ चांदी की मुद्रा शेरशाह सूरी ने जारी की, जिसे रुपया कहा जाता था, और यह सदियों तक एक मानक सिक्का बना रहा। इस चांदी के सिक्के का वजन 178 ग्रेन था, ठीक है, ये आप देख सकते हो। और यह आधुनिक भारतीय रुपये का अग्रदूत था, यानी कि वर्तमान जो भारतीय मुद्रा है रुपया, वो कहीं ना कहीं उसका बेस शेरशाह सूरी के द्वारा जारी किया गया जो चांदी का रुपया था, वो आधार जो वर्ड है रुपया, यहाँ से आया, ठीक है। 1853 में भारत के किस राज्य में पहली ट्रेन चलाई गई प्यारे बच्चों? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में इतिहास के अंदर बहुत बार पूछे जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ आप लोग देख सकते हो 1853, तो यहाँ से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? सबसे पहला पॉइंट तो 1848 से 1856 तक, ठीक है। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। अभी प्यारे बच्चों क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है, तो इसमें आप लोगों को सुपर फास्ट सुपरसोनिक स्पीड से पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कवर करना है, ठीक है। इसलिए प्यारे बच्चों 1 घंटे की मैं क्लास आप लोगों के लिए नहीं लेके आता हूँ। मेरी क्लास का टाइम 30 से 40 मिनट एवरेज रहता है, जिससे आप लोगों को कम टाइम पे समय बर्बाद ना हो और ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ देखो बात हो रही है यहाँ पे, ये भारत में पहली ट्रेन प्यारे बच्चों, पहली ट्रेन चली थी महाराष्ट्र में, कब चली थी? 16 अप्रैल को, ठीक है। 16 अप्रैल का दिन था, और 1853 में ये जो ट्रेन है प्यारे बच्चों मुंबई, यानी कि मुंबई टू थाने, ठीक है, इसके बीच चली थी, और 34 किलोमीटर का ट्रायल था, ठीक है। भारत में रेल सेवा का संचालन लॉर्ड डलहौजी के ज़माने में, और लॉर्ड डलहौजी वॉज फेमस फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, राज्य हड़प नीति के लिए प्रसिद्ध था। लॉर्ड डलहौजी सतारा, जेतपुर, बगाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, इन सब क्षेत्रों को ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बनाया था। और प्यारे बच्चों भारत में पहला इंजीनियरिंग कॉलेज भी जो IIT रुड़की है, इसी के ज़माने की देन है, ठीक है, जिसका नाम थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग था। एंड उसके अलावा प्यारे बच्चों शिमला को राजधानी बनाया, 1853 का चार्टर ट्रैक्ट भी इसी के समय में आया। तो बहुत सारे काम किए लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है। और गोद निषेध नीति भी लागू की थी, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो, ये रही वो ट्रेन, ठीक है। तो 1853 में भारत में पहली ट्रेन महाराष्ट्र, यानी कि तत्कालीन बॉम्बे में बोरी बंदर से ठाणे के बीच चलेगी, ये भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर किताबों में क्या चलता है? बम्बई से ठाणे, ठीक है। तो भी चलाई गई। यह ऐतिहासिक यात्रा 16 अप्रैल की थी, यह 34 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है। और ये मार्ग था ये यहाँ से मुंबई से ठाणे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों एक तो ये चीज़, और है ना कभी कभार ये भी आ जाता है कि जो इसमें इंजन या जो बोगी है उनके नाम क्या थे? तीन तीन थे वो, ठीक है। उनके नाम थे सिंध, साहिब और सुल्तान, बोगियों के नाम थे ये। कई कई जगह आता है कि ये इंजन के नाम थे, ठीक है। लेकिन जो भी है, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए भी जो ट्रेन चली थी उसमें बोगीज के नाम क्या थे? सिंध, साहिब और सुल्तान। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारतीय वॉलीबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई? भाई ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं स्टैटिक जीके में कि इस फलाने फेडरेशन की ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई, तो वहाँ कहीं ना कहीं बच्चे को एक कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि भाई इसमें क्या किया जाए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों वॉलीबॉल संघ 1951 में बनाया गया। और वॉलीबॉल संघ के बारे में बात करें, वॉलीबॉल में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो आप लोगों को पता होनी चाहिए, 6 होती है। अभी बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, ठीक है। और रग्बी फुटबॉल में 15। और आपके जो हम बात करें कि
जो बास्केटबॉल है वो राजस्थान राज्य का राज्य खेल माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ सारी बातें आप लोगों की कवर होनी चाहिए कि वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 6। वॉलीबॉल संघ की स्थापना कब हुई? ठीक है, और प्यारे बच्चों 1991 इसकी स्थापना हुई। इसकी पहली बैठक कहाँ हुई? लुधियाना पंजाब के अंदर हुई। ये बढ़िया प्रश्न है, यहाँ से याद रखना भी, लुधियाना पंजाब में इसकी स्थापना हुई। और प्रासंगिकता की बात करें तो जो वॉलीबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया है प्रतियोगिता का आयोजन करता है वॉलीबॉल की, और भारतीय राष्ट्रीय वॉलीबॉल टीमों को मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, 1951 लुधियाना पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति की सहायता देने के लिए अनुमति प्रदान करता है? तो भाई प्यारे बच्चों, मंत्रिपरिषद भी दो प्रकार की है, सेंट्रल और स्टेट। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बात करें तो आर्टिकल 74 क्या कहता है कि केंद्र में एक मंत्रिपरिषद होगी जो राष्ट्रपति कार्यों में सलाह देगी और उसकी सहायता करेगी, आर्टिकल 74। और इस मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? अभी इस मंत्रिपरिषद का मुखिया आप लोग सभी जानते हो, पीएम होता है। और अगर ये बात करें राज्य में ये किसकी हेल्प करेगी? राज्य में राज्यपाल की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी। राज्य में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्रिपरिषद राज्यपाल की सहायता करेगी। आर्टिकल कौन सा आ जाएगा? आर्टिकल 163 आ जाएगा। ये बढ़िया प्रश्न है। केंद्र में पूछे तो 74 और राज्य में पूछे तो आर्टिकल 163। 71 क्या कहता है? 71 कहता है कि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों का जो अंतिम निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट करेगा। ठीक है, ये आप लोगों को अलग से पता होना चाहिए। और 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति की संवैधानिक शक्ति। और 52 क्या कहता है? अभी प्यारे बच्चों 52 में आप लोग सभी जानते हो, इसमें राष्ट्रपति का पद आता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आ जाती है। देखो भाई, आर्टिकल 52 देश का एक राष्ट्रपति होगा। 53 बोलता है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। 54 बोलता है राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल। 55 बोलता है राष्ट्रपति निर्वाचन नीति। 56 बोलता है राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है 5 साल होता है, हटाने का आधार है उसमें। और प्यारे बच्चों त्याग पत्र भी है। और 57 में है री इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। 58 में है क्वालिफिकेशन। और 59 में है वेतन भत्ते। 60 में है शपथ। और 61 में है इम्पीचमेंट प्रोसेस, राष्ट्रपति के खिलाफ हटाने की प्रक्रिया, रिमूवल प्रोसीजर भी। ठीक है, महाभियोग, रिमूवल प्रोसीजर, महाभियोग। ठीक है, अनुच्छेद 71 क्या कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामलों का अंतिम जो निर्णय है वो कौन करेगा? वो करेगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ ये याद रखना। 6 नंबर क्वेश्चन है, यमुना नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से होता है? भाई बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये जो यमुना नदी है प्यारे बच्चों, हर क्लास में हम लोग नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि नया जो वेंडर है वो नदियों से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है। और यमुना नदी जो है प्यारे बच्चों, आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसकी लंबाई 1376 किलोमीटर, 1376 किलोमीटर इसकी प्यारे बच्चों लंबाई है, लेंथ है इसकी, ये याद रखना। और उत्तराखंड के प्यारे बच्चों जो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यह बंदरपूछ जो चोटियों के पास उत्तरकाशी जिले में स्थित है भाई। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है। और ये यमुना नदी, और बाकी आप लोगों की इसकी सहायक नदियां कौन कौन से राज्य से गुजरती है ये सब पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर शास्त्रीय नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया था सुनैना हजारीलाल। तो सुनैना हजारीलाल का संबंध किस नृत्य से? पहली बात तो ये पता होना चाहिए, कथक से है। ठीक है, और शास्त्रीय नृत्य के लिए इनको कौन सा भारत का चौथा बड़ा पुरस्कार, ये तो पता होना चाहिए। इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा है? भारत रत्न। दूसरा कौन सा है? पद्म विभूषण। तीसरा कौन सा है? पद्म भूषण। और चौथा कौन सा है? पद्म श्री। ठीक है, ये 3 पद्म अवार्ड है और ये भारत रत्न सब इंडिया का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। तीनों के तीनों ये जो पुरस्कार है, पद्म वाले पुरस्कार और भारत रत्न। ठीक है, इंडिया का सबसे बड़ा 1 नंबर पे है भारत रत्न, 2 नंबर पे पद्म विभूषण, 3 नंबर पे पद्म भूषण और 4 नंबर पे है बच्चों पद्म श्री। ठीक है, ये आप देख सकते हो भाई। सुनैना हजारीलाल ये भारतीय जो कथक शास्त्रीय नृत्य शैली में अपनी दक्षता के लिए सुप्रसिद्ध है। वह कथित तौर पे कथक के जानकी प्रसाद घराने की अंतिम जीवित अभ्यासिका भी है। ये भी बढ़िया प्रश्न है। और जिन्हें लोकप्रिय रूप से बनारस घराना कहा जाता है। घराने भी आजकल पूछे जाते हैं कि फलाना जो व्यक्ति है पर्टिकुलर जिससे संबंधित है वो कौन से घराने का है। 2011 में भारत सरकार ने इनको इंडिया का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार जो है पद्म श्री दिया गया भाई। ठीक है, और 2024 में जो भारत रत्न जो विजेता है, ठीक है, 5 लोग थे, उन 500 लोगों के नाम आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है प्यारे बच्चों, जिन्होंने इस क्लास को पूरा देखा है वो 500 के 500 2024 में बताएं। ठीक है, कि किस किस को भारत रत्न मिला। और भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई थी और अभी तक टोटल 53 लोगों को ये पुरस्कार दिया जा चुका है भारत रत्न। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट और भी करके बताना है कि कितनी महिलाओं को अभी तक भारत में
भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और वो महिलाएं कौन कौन सी है? जो जिस बच्चे ने तैयारी कर रखी है वो अपनी तैयारी यहाँ से परख ले। बुक से क्वेश्चन है, प्लेइंग इट माई वे, माई ऑटोबायोग्राफी निम्नलिखित क्रिकेटरों में से किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया। ठीक है, सचिन रमेश तेंदुलकर। प्यारे बच्चों, क्रिकेट के भगवान कहा जाता है इन्हें। प्लेइंग इट माई वे, ठीक है, ये ऑटोबायोग्राफी है किनकी? प्लेइंग इट माई वे, सचिन रमेश तेंदुलकर की, ये है वो किताब। ठीक है, माई ऑटोबायोग्राफी प्लेइंग इट माई वे। ये प्यारे बच्चों सचिन तेंदुलकर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। यह पुस्तक प्रसिद्ध क्रिकेट इतिहासकार बोरिया मजूमदार के सहयोग से लिखी गई है। ठीक है, यह सचिन के शुरुआती दिनों से लेकर के उनके अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कैरियर के अंत तक का पूरा विवरण देती है। अगला क्वेश्चन, 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्न में से किस देश ने सबसे अधिक वर्ल्ड कप जीते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो बच्चा ये सोचता है कि यार मैं अंतिम वर्ल्ड कप तो पढ़ के गया था, भी किसने जीता। ठीक है, पहला भी जीता, वो भी बच्चे ने पढ़ लिया, लेकिन दिक्कत हो जाती है कि भाई ये जो है ना, इंडिया ने 2022 तक की जानकारी के हिसाब से कुल भाई जो है वर्ल्ड कप प्यारे बच्चों, ठीक है, जीते हैं सबसे ज़्यादा भारत ने। मैं बता दूंगी आप लोगों को प्यारे बच्चों, प्रथम जो कबड्डी वर्ल्ड कप है, पहली बात तो एक बच्चों को ये पता होना चाहिए कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7। याद कैसे रखोगे? 1 2 3 4 5 6 7, अल्फ़ाबेट कितने हैं? 7, तो 7 ही खिलाड़ी होते हैं। प्रथम कबड्डी वर्ल्ड कप 2004 में मुंबई में हुआ था, अभी बात के अंदर। ठीक है, और दूसरा प्यारे बच्चों 2007 में हुआ था। ठीक है, तीसरा 2012 में हुआ था, चौथा 2016 में हुआ था। तो 22 से पहले 4 हुए थे, चारों इंडिया ने जीते हैं अभी, चारों इंडिया जीते। पांचवा जो 2025 में हुआ था, अभी 25 वाला 5, टोटल 5 हो चुके हैं। तो 5 वर्ल्ड कप हो चुके हैं कबड्डी के, 5 वर्ल्ड कप, 5 इंडिया ने जीते हैं। ठीक है, भारत विजेता है 5 वर्ल्ड कप का। प्यारे बच्चों, शुरुआत के जो 4 वर्ल्ड कप है ना, उसमें उप विजेता रहा ईरान, और अभी 2025 वाले में जो चीनी जो ताइपे है वो उप विजेता रहा अभी। ठीक है, रनर अप रहा। शुरुआत के 4 में ईरान ने इंडिया को कड़ी टक्कर दी। तो 5 वर्ल्ड कप अभी तक कबड्डी के कौन जीता है? भारत जीता है। 2004 से शुरुआत हुई थी, 4 7, उसके बाद 12 और 16, और हाल ही में 2025। ठीक है, तो सारी चीज़ें याद रख लेना। ये जो ईरान ने नीचे दे रखा है उप विजेता। ठीक है, और ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा टका। ठीक है, यहाँ पे रियाल, ये भारत, दिल्ली रुपया, ये देख सकते हो। भी सबसे अधिक वर्ल्ड कप जीते हैं भारत ने, पुरुष और महिला दोनों प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की है, और वह 2022 तक अधिकतम 2022 तक 4। ठीक है, और 2025 तक वर्तमान तक की बात करें तो 5। निम्न में से किसे 1938 में और 1939 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में फिर से निर्वाचित किया गया? लो भाई, बहुत बढ़िया प्रश्न है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जब आता है ना, तो कांग्रेस के जो सेशन है, मैंने आप लोगों को ज्ञानवर एसएससी के यूट्यूब चैनल पे, इसी चैनल पे प्यारे विद्यार्थियों, कांग्रेस के सारे सेशन पढ़ाए हैं। तो जिस बच्चे को कांग्रेस के सभी सेशन को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है, तो प्यारे बच्चों उस क्लास को देख लो, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 वाला जो सेशन है ना, ये हरिपुरा में हुआ। कहाँ पे हुआ? हरिपुरा। कहाँ पे? ये हरिपुरा, गुजरात में। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। और 1939 में ये त्रिपुरी में हुआ। त्रिपुरी कहाँ पे है? एमपी में। ठीक है, हरिपुरा गुजरात। तो 1938 और 39 में 39 वाले चुनाव में गांधी जी का जो आदमी था, चुनाव लड़ रहा था कौन? पट्टाभी सीतारामैया, लेकिन जीते कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन उसके बाद गांधी जी नाराज हो गए, तो सुभाष चंद्र बोस ने ये पार्टी छोड़ दी, कांग्रेस उस समय, और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी, और फिर आपको पता ही है आज़ाद हिंद फौज के सेनापति बन जाते हैं। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने वही प्यारे बच्चों की जो दिल्ली चलो का नारा दिया, और उसके अलावा 1938 और 39 में ये कांग्रेस के सेशन के अध्यक्ष रहे। अधिवेशनों का नाम आप लोगों के सामने है। अगला क्वेश्चन है, जब सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों के विषय में सिफारिशें की, तब कौन सी राजनीतिक पार्टी सत्ता में थी? तो यहाँ क्वेश्चन कैसे आएगा, जब बच्चों को ये पता होना चाहिए सर ये मूल कर्तव्य कब जोड़े गए? 42वां संविधान संशोधन
1976। अब 1976 में भी आप लोग को पता होना चाहिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राज था। 1966 से लेकर के 1977 तक इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और इन्हीं के समय में सबसे बड़ा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन हुआ जिसके द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज कहाँ से लिए गए हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज प्यारे बच्चों रूस के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आज कितने मूल कर्तव्य हैं? आज 11 मूल कर्तव्य हैं। 11 मूल कर्तव्य कौन सा है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को पढ़ाना लिखाना प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य है। 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा प्यारे बच्चों मौलिक कर्तव्यों को जो पूरा किया गया, 11 मौलिक कर्तव्य सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। शुरुआत में 42वें अमेंडमेंट से ये इनकी जो संख्या है वो 10 थी, आज इनकी संख्या 11 है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग ये चीज़ को याद रखें, बढ़िया प्रश्न बन जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हो 1976 में कांग्रेस सरकार द्वारा आंतरिक आपातकाल के दौरान गठित की गई थी इंटरनल इमरजेंसी, जो 25 जून को लगाई थी इंदिरा गांधी सरकार ने, क्योंकि इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 साल की सजा सुना दी थी। ठीक है, और उससे बचने के लिए उन्होंने ये इमरजेंसी लगा दी थी और इसने मौलिक कर्तव्यों के संविधान में शामिल करने की सिफारिश की थी। ठीक है भाई, और मौलिक कर्तव्य जो है हमारे जनता के लिए अलार्म के रूप में काम करते हैं। क्वेश्चन आया, हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के रूप में कौन सी उपज जो है उपलब्ध थी? प्यारे बच्चों, इसके बारे में 2 क्लास पिछले पढ़ा के गया हूँ। हरित क्रांति के जनक भाई MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। MS स्वामीनाथन को, ठीक है, इन्हें 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। में भारत रत्न से सम्मानित। और जो फसल की बात करें, कौन सी उपज उपलब्ध थी? गेहूं और चावल। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हो हरित क्रांति के दौरान किसानों द्वारा बाजार में अधिशेष के लिए अधिशेष के रूप में गेहूं और चावल की उपज जो है उपलब्ध थी। प्यारे बच्चों, इन फसलों के उत्पादन में वृद्धि के कारण किसानों ने अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा बेचा, जिससे जो भारत खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बना भी। ठीक है, तो यहाँ प्रोडक्शन जो है गेहूं और चावल का एक लेवल पे था, इसलिए इसको हरित क्रांति, जिसमें भारत में अनाज के अंदर एक क्रांति ला दी थी अनाज क्षेत्र में। शानदार क्वेश्चन भी है। आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडे ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की थी? प्यारे बच्चों, ब्रह्म समाज की स्थापना आप लोगों को पता होना चाहिए भी राजा राम मोहन राय की है, एग्जाम में फेमस है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती। ठीक है, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, 1867 का ये समाज। ठीक है प्यारे बच्चों, मुंबई के अंदर इसकी स्थापना हुई। सुधारवादी आंदोलन था जिसका उद्देश्य था सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना और एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग और न्यायमूर्ति रानाडा ने वेदों पर आधारित ज्ञान के सिद्धांतों का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। ये अलग अलग जो समाज है ना, सर्वेंट्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, आर्य समाज एंड ब्रह्म समाज एंड प्यारे बच्चों परमहंस एंड ये जो प्रार्थना समाज, ये अलग अलग समाज आप लोगों को पढ़ के जाना है कब इनकी स्थापना हुई। ठीक है, ये चीज़ जरूर पढ़ के जाना, और उनके संस्थापक कौन है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अवधारणा केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए बाजार में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की इक्विटी के निपटान यानी कि विक्रय से संबंधित है? ठीक है, तो ये चीज प्यारे बच्चों ना भूमंडलीकरण से है, ना लिबरलाइजेशन से है, ना डिसेंट्रलाइजेशन से है। ठीक है, ये डीनेशनलाइजेशन से है, सॉरी। तो यहाँ विनिवेश एक ऐसी इकाई है जो केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे को पूरा करने में अपना योगदान दे सकती है। ठीक है, यहाँ देख सकते हो आप लोग। और यहाँ अगर बात करें विनिवेश होता क्या है, तो पब्लिक सेक्टर के जो उपक्रम है PSUs में सरकार की हिस्सेदारी को निजी संस्थानों या जनता को बेचना है, जिससे सरकार को राजस्व प्राप्त होता है और घाटे को पूरा करने में मदद मिलती है। भी आप लोगों ने विपक्ष को कहते हुए सुना होगा कि अंबानी अडानी को बेच दिया पूरा भारत। ठीक है, रेलवे स्टेशन बेच दिए, प्राइवेट हाथों में आ गई, LIC प्राइवेट हाथों में आ गई। ठीक है, रेलवे आ गया, एयरपोर्ट्स आ गए। ठीक है, तो देश को बेचा जा रहा है। ठीक है, तो वगैरह वगैरह, ये सारा कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ मामला है भी। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखें। इंडियन सुपर लीग का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया? प्यारे बच्चों, इंडियन सुपर लीग, पहली बात तो ये पता होना चाहिए, एक तो होता है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। इंडियन सुपर लीग किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है।
फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11। फुटबॉल से संबंधित महत्वपूर्ण ट्रॉफी कौन सी है? संतोष ट्रॉफी। और उसके अलावा भाई एक तो ये याद रखना, डॉक्टर BC रॉय कप, डुरंड कप, ISL हो गया, ठीक है, और आशुतोष कप, मर्डेका कप, आशुतोष कप, मर्डेका कप, डुरंड कप, डॉक्टर BC रॉय कप, संतोष ट्रॉफी, ये सब किससे संबंधित है? ये प्यारे बच्चों फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफीज हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप लोग, इंडियन सुपर लीग का पहला जो एडिशन है 2014 में आयोजित किया गया था। यह लीग 12 अक्टूबर 2014 को शुरू हुई थी। इसमें 8 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था और इसका पहला जो विनर था ना भाई, वो था एटलेटिको डी कोलकाता, ठीक है। अब ये एटीके के नाम से जाना जाता है, इसने जीता था, ठीक है भाई। तो याद रख लेना, इंडियन सुपर लीग का संबंध किस खेल से है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, फुटबॉल। और फुटबॉल से संबंधित अलग अलग ट्रॉफीज पता होनी चाहिए, ठीक है। फुटबॉल का जो गेम है कितने टाइम पीरियड का होता है, और फुटबॉल से संबंधित जो अलग अलग एब्रीविएशंस है, चाहे वो कोई भी वर्ड हो, सर्विस का हो, XYZ, ठीक है, चाहे फाउल का हो, ये सब पढ़ के जाए एग्जाम में। हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन, भारतीय किस वायसराय ने भारत में स्थानीय सरकारी निकाय बनाने की पहल की? तो प्यारे बच्चों पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये जो अलग अलग वायसराय है, इनके कार्यकाल पता होना चाहिए। अगर कार्यकाल पता है तो भाई ये आसानी से कर सकते हो आप लोग। लॉर्ड मिंटो की बात करें 1906 से 1910, लॉर्ड मेयो की बात करें, एकमात्र ऐसा वायसराय जिसकी हत्या जेल में की गई थी 1872 के अंदर, अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल के अंदर, ठीक है। लॉर्ड रिपन एकमात्र ऐसा वायसराय जो भारतीयों का भला चाहता था, ठीक है, 1880 1884। लॉर्ड हॉर्डिंग्स जो सेकंड है 1910 से लेकर के 1916, ठीक है, जिस पे बम गिराने का प्रयास किया गया क्रांतिकारियों के द्वारा, दिल्ली लाहौर षड्यंत्र केस। तो यहाँ लॉर्ड जो रिपन है, इन्होंने 1882 में लोकल गवर्नेंस के लिए स्थानीय जो सरकारी जो निकाय है बनाने की पहल की थी भाई, ठीक है। और ये जिसके दो पहलू आज देखने को मिलते हैं। लोकल गवर्नेंस का फादर भी लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। पहला फैक्ट्री एक्ट, प्रथम कारखाना अधिनियम इन्हीं के ज़माने में आया। 1882 में लोकल गवर्नेंस का प्रस्ताव दिया। पहली नियमित जनगणना भी इन्होंने शुरू करवाई। इलिबर्ट बिल केस भी इन्होंने आया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इन्होंने ख़त्म किया। और जो वोट डालने की एज है, सॉरी जो ICS की जो एज है प्यारे बच्चों, उसको भी वापस उन्होंने बढ़ा दिया, जो लॉर्ड रिटन ने घटा दी थी, ठीक है। तो ये बहुत सारे काम इन्होंने भारतीयों के फेवर में किए। 1882 के में इन्होंने सरकारी निकाय बनाने की जो पहले लॉर्ड रिपन ने की थी, और 1882 में भारतीय नगर पालिका अधिनियम पारित किया, जिसने शहरी क्षेत्रों में निर्वाचित स्थानीय निकायों को बढ़ावा दिया, और उन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। द फादर ऑफ लोकल गवर्नेंस इन इंडिया इज लॉर्ड रिपन। एंड लोकल गवर्नेंस दो रूपों में देखने को मिलती है, पंचायती राज एंड म्युनिसिपलिटीज। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास। एंड जो म्युनिसिपलिटीज का मुख्य उद्देश्य है शहरी विकास, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों को जहन में रखनी है, ठीक है। और पंचायती राज और नगर पालिकाएं भाग 9 और 9A में आती है। आर्टिकल भी उनके 243 से 243O पंचायती राज का, और 243P से लेकर 243ZG किसका? नगर पालिकाओं का। दोनों चीज़ें याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 2000 पहले पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, लागू करने और विनियमित करने के लिए कौन सा निकाय जिम्मेदार था? तो भाई सीधी सी बात है, पंचवर्षीय योजना पहले योजना आयोग लागू करता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। और अध्यक्ष कौन होता है? हमेशा PM होता है। और अब योजना आयोग का नाम क्या है? अब योजना आयोग का नाम नीति आयोग है, ठीक है। देखो भाई, नीति आयोग आप लोगों के सामने है, और नीति आयोग ने शुरुआत कब की थी? 1 जनवरी 2015 से, ठीक है। और नाम कब चेंज हुआ? 2014। तो एक ऐसी संस्था जो पंचवर्षीय योजनाओं को बनाने, संसाधन आवंटन और विकास लक्ष्यों को निर्धारित करने का काम करती थी। पंचवर्षीय योजना प्यारे बच्चों रूस के संविधान से ली गई थी, ठीक है। और पंचवर्षीय योजनाएं 12 के 12 पता होनी चाहिए आप लोगों को। 1951 से 1956, 56 से 61, 61 से 66, 69 से 74, 74 से 79, 80 से 85, 85 से 90, और 92 के बाद 97, 97 के बाद 2002, एंड प्यारे बच्चों 2007, 12 और 17। पंचवर्षीय योजना में अलग अलग पंचवर्षीय योजना के मॉडल, उनमें विकास प्राप्ति की जो रेट है वो कितनी निर्धारित की गई और कितनी आउटपुट मिला, और उसमें क्या नारा दिया गया, ये सब चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। गरीबी उन्मूलन कौन से में था, एंड कृषि पे ध्यान किस पे दिया गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर में ध्यान किस पे दिया गया, ये सब चीज़ें यहाँ से पंचवर्षीय योजनाओं से पूछी जाती है, ठीक है। तो पहले योजना आयोग लागू करता था, अब थिंक टैंक ऑफ इंडिया यानी कि नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इस संदर्भ में अब काम करता है, जिसका अध्यक्ष PM होता है।
एक इसमें सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और एक प्यारे बच्चों आपके उपाध्यक्ष भी होता है। ठीक है, याद रखें। क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में कॉफी एक प्रमुख बागान फसल है? प्यारे बच्चों, कॉफी भाई जब कॉफी का नाम आता है तो कर्नाटका 70% भाई प्रोडक्शन जो है ना कॉफी का, अगर हम बात करें तो कर्नाटका से होता है। 70% जो उत्पादन है, ठीक है। असम चाय के लिए फेमस है। कॉफ़ी के लिए अगर बात करें तो भाई सबसे बड़ा उत्पादक 70% अधिक योगदान इसी का है देश में। और भारत में कॉफ़ी मुख्य रूप से कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु के पारंपरिक उत्पादक क्षेत्रों में पश्चिमी घाट की ऊंचाइयों पे उगाई जाती है। ठीक है, तो कॉफ़ी के लिए 70% भाई जो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है? कर्नाटका है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन बनेगा, याद रख के जाएंगे। ठीक है, राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की जो है भाई उसमें कितनी वर्णित समवर्ती शक्तियां हैं भाई? प्यारे बच्चों 3। ठीक है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बात है पहले तो आप इतना देख लीजिए, फिर मैं विस्तृत दान कर देता हूँ। राज्य विधायिका के पास भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3rd में समवर्ती शक्तियां हैं। इसका मतलब ये है कि राज्य और केंद्र सरकार दोनों इन सूचियों पर उल्लेखित विषयों पर कानून बना सकती है। भारतीय संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहले में राज्यों का नाम, दूसरी में सैलरी, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा सीटों का बंटवारा, 5वीं SC/ST प्रशासन और नियंत्रण, 6ठी में है ट्राइबल एरियाज जिसमें 4 राज्यों के एरियाज आते हैं। ठीक है, उसमें मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम आता है। 7वीं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स जिसमें शक्तियों के बंटवारे का सिद्धांत है, जिसमें जो पावर्स है डिवाइड की गई है केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में 3 लिस्ट के अंदर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। वही यूनियन लिस्ट में जो शामिल जो सब्जेक्ट है 100, उस पर जो कानून बनाने का जो राइट है वो इन द हैंड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट है। वो जो राज्य जो सूची है उसके अंदर कोई भी जो सब्जेक्ट है प्यारे बच्चों, बात करें टोटल 61 है, उन पे कानून बनाएगी राज्य सरकार। अब यहाँ पे जो बोर्ड पे दे रखा है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो है एक ऐसा विषय है भाई, एक ऐसी सूची है जिसके अंदर कानून बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है। अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, देन प्रायोरिटी विल बी गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य किसी विषय को लेकर मतभेद हो भी जाए तो प्राथमिकता दी जाएगी केंद्र सरकार को। 100 विषय संघ सूची, राज्य सूची में 61 विषय और सम्मति सूची में 52 विषय है। विषय से भी क्वेश्चन आएगा भी, दहेज किसका विषय है, तलाक किसका विषय है, और सिंचाई किसका विषय है, और रेलवे किसका विषय है, पोस्ट ऑफिस किसका विषय है, सब पढ़ के जाए। तो 7वीं सूची है शक्तियों का बंटवारा, 8वीं भाषाएं हैं, 9वीं भूमि सुधार है, 10वीं दल बदल है, 11वीं पंचायती राज और 12वीं नगर पालिकाएं हैं। तो 12 के 12 पढ़ के जाए भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? और मैंने पहले ही कहा था एग्जाम में जाने से पहले पहले भाई 2011 की जनगणना के सारे आंकड़े पढ़ के जाएं। ठीक है, अब यहाँ क्या पूछ रहा है, किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है? सबसे ज्यादा था भाई केरला का। लिंगानुपात कैसे डिसाइड होता है? प्रति व्यक्ति जो भाई प्यारे बच्चों हम बात करें 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या लिंगानुपात होती है, पर्टिकुलर एक राज्य के संदर्भ में बात करें तो। ठीक है, 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की संख्या। अब केरला है, लिंगानुपात ज़्यादा कैसे भाई? 1000 पुरुषों पे यहाँ पे जो सेक्स रेशियो मिला 1084, यानी कि देख लो प्यारे बच्चों 84 महिलाएं ज़्यादा है। अब ये तो है सर्वाधिक वाला, सबसे कम पूछ ले 2011 में तो हरियाणा है, सबसे कम पूछ ले हरियाणा 1000 के पीछे। औसतन जो वैल्यू थी 1000 के पीछे 943, उससे भी कम 877। ठीक है, 877, 1000 रेशो 877। ठीक है, तो ये लिंगानुपात के आंकड़े आप लोगों को पता होने चाहिए। और उसके अलावा साक्षरता दर भी पढ़ के जाएं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है, जिसमें 1000 पुरुषों पे 1084 महिलाएं, जो आप लोगों को याद रखनी है। इसका कारण राज्य में उच्च साक्षरता दर और सामाजिक विकास और लैंगिक समानता पे ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियां हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज की हमारी ये जो क्लास है 35 मिनट की क्लास, जिसमें प्यारे बच्चों समय कम है हमारे पास, आप लोगों की जो तारीख है वो अनाउंस हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों इस 35 मिनट की क्लास में 20 क्वेश्चनों के माध्यम से आज फिर आप लोगों ने 50 से 60 क्वेश्चन कवर किए हैं। जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है उसके लिए क्लास रामबाण साबित होने वाली है। पिछली 500 क्लासों का आप लोग देखना ना भूलें, और शेयर भी प्यारे बच्चों उन्हीं बच्चों को कराएं जो सीरियस है, अपने पढ़ाई के लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का जिन्होंने सपना देख रखा है। तो मिलेंगे प्यारे बच्चों अगली क्लास में ऐसे ही खूबसूरत क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।